नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की मॉक टेस्ट श्रृंखला में ये 27वां टेस्ट है। और जो लोग नए जुड़े हैं इस सीरीज़ से उनको मैं बता दूं कि 26 टेस्ट पहले ही अपलोड हो चुके हैं, जिसमें 30 प्रश्न होते हैं और हिंदी के 12 प्रश्न, यानी हिंदी के सभी टॉपिक से 2-2 प्रश्न हर सीरीज में, और सामान्य अध्ययन के 18 प्रश्न। तो ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या अन्य किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें पूरा का पूरा व्याख्यात्मक हल आपको देखने को मिलेगा। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो पीडीएफ की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी पीडीएफ जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल, उनका ट्रांसलेशन, यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी पीडीएफ दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की पीडीएफ फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आज का। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 4 शब्द हमारे सामने दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, आप देख सकते हैं। इसमें सही उत्तर होना चाहिए डी, अष्टावक्र। अष्टावक्र की जो है वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है। बाकी में क्या गलतियाँ हैं, क्या शुद्धियाँ हैं, इस पर हम नज़र डालते हैं। मुहर्रम लिखा गया है, लेकिन मुहर्रम जो है सही तरीके से ये लिखा हुआ है। परिणीत की जगह परिणीत सही शब्द होता है, और अलंकारिक की जगह आलंकारिक जो है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। यानी इसमें हमको देखना है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। तो पहला शब्द क्या है, तत्कालिक, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। हितेच्छुक भी गलत लिखा हुआ है। सौदामनी ये भी गलत लिखा हुआ है। और राजतंगड़ी ये भी गलत लिखा हुआ है। यानी चारों ही शब्द जो हमारे ऑप्शन में हैं वो सभी गलत लिखे हुए हैं। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। अब इनकी अशुद्धियों को जानना यहाँ पर जरूरी है। तो तत्कालिक का जो है शुद्ध वर्तनी क्या होती है, तात्कालिक होता है। हितेच्छुक की जगह हितेच्छु शब्द सही होता है, इसमें का जो है प्रयोग अलग से करना अनुचित है। सौदामनी की जगह सौदामिनी शब्द जो है ये सही होता है। और राजतंगड़ी की जगह राजत रंगड़ी शब्द जो है सही होता है। तो इस प्रकार जो है सभी सही ऑप्शन आपने देख लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धि और संसार ये कैसे शब्द हैं, संज्ञा शब्द हैं। इसमें इक प्रत्यय जोड़ने से हमें कौन कौन से विशेषण क्रमशः प्राप्त होंगे। तो बुद्धि में अगर हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनना चाहिए, बौद्धिक बनना चाहिए, जो सी और डी दोनों ही ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद संसार में अगर हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो संसारिक या सांसारिक। तो सांसारिक शब्द जो है सही है वर्तनी की दृष्टि से। तो इस प्रकार इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
बुद्धि और इक जोड़ने पर बौद्धिक बनेगा, संसार में इक जोड़ने पर सांसारिक बनेगा। कुछ विशेषण विशेष के उदाहरण देखते हैं। तो विशेष शब्द है बेवकूफ़ी, इसका विशेषण क्या होगा? बेवकूफ़। इसी प्रकार से बूझना क्या है? विशेष्य है, और इसका विशेषण हो जाएगा बुझक्कड़। बुलंदी एक विशेष शब्द है, इसकी जगह विशेषण का क्या प्रयोग होगा? बुलंद। बुराई का विशेषण क्या हो जाएगा? बुरा। और बुभुक्षा का बुभुक्षित। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेष और विशेषण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, इनमें से किस विकल्प के सभी संज्ञा शब्द से बने विशेषण है? यानी किस विकल्प में ऐसे शब्द दिए हैं जो सभी संज्ञा शब्दों से बनाए गए विशेषण हैं? तो संज्ञा शब्दों से बनाए गए विशेषण का जो है इसमें जो विकल्प है वो कौन सा होगा? ए होगा। लखनवी, पौराणिक और मानवीय। किस प्रकार से, इसको हम देखते हैं। तो लखनऊ से बन जाएगा लखनवी, पुराण से बन जाएगा पौराणिक, और मानव से जो बन जाएगा मानवीय। ये तीनों ही संज्ञा शब्द हैं जिनसे क्रमशः जो है लखनवी, पौराणिक और मानवीय शब्द जो है बन जाएंगे। अगला प्रश्न, अनिवार्य का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जब नहीं शब्द लिखा हो प्रश्न में तो उसको जरूर अंडरलाइन कर लीजिए। तो अनिवार्य का विलोम जो है क्या होता है? ऐच्छिक होता है, वैकल्पिक भी हो सकता है, अनावश्यक इसका विलोम नहीं होता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सी जो है अनिवार्य का विलोम नहीं होगा। ऐच्छिक और वैकल्पिक दोनों ही शब्द अनिवार्य के विपरीतार्थी शब्द हैं। अनावश्यक इसका विलोम शब्द नहीं है। अनावश्यक का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आवश्यक। कुछ उदाहरण देखते हैं विलोम शब्दों के। स्फुट का विलोम क्या होगा? अस्फुट होगा। स्पृश्य का अस्पृश्य, स्पष्टता का अस्पष्टता, स्पष्ट का अस्पष्ट, स्पर्धा का सहयोग, स्निग्ध का रुक्ष या अस्निग्ध। बहुत महत्वपूर्ण है, समीक्षा अधिकारी में पूछा जा चुका है कई बार। स्थैर्य का विलोम अस्थैर्य, स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। स्थिर चित्त का विलोम अस्थिर चित्त, स्थिर का चंचल या अस्थिर होगा विलोम। स्थावर का जंगम, कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्थाई का विलोम अस्थाई या स्थानापन्न। तो ये जो है कुछ उदाहरण थे महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न देखेंगे, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से युग्म शुद्ध हैं? यानी विलोम और शब्द कौन से जोड़े सही हैं इनमें से? तो ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, और तम उसका विलोम हो जाएगा यानी अंधकार। तो पहला ऑप्शन तो ठीक है। फिर तटस्थ और पक्षपाती, ये भी जो है ठीक है जोड़ा। दुष्प्राप्य और सुप्राप्य, ये भी जो है जोड़ा सही है। और श्लाघा का विलोम निंदा होता है, यानी चारों ही विलोम शब्दों के जोड़े जो है यहाँ पर सही हैं। तो डी ऑप्शन हमने सही प्राप्त कर लिया इसमें। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। स्तुत्य का विलोम क्या होता है? निंद्य होता है। स्तुति का निंदा होता है। स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होगा। स्खलित का विलोम अस्खलित होगा। सौम्य का विलोम शब्द क्या होगा? उग्र होगा या असौम्य होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राकापति, निश्चित रूप से आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ही कॉमन पर्यायवाची शब्द है। तो राकापति जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? चंद्रमा का है, गरुड़ का है, चोर का है या बादल का है? तो राकापति जो है पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा का। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। राकापति चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या हैं? चांद, हिमांशु, सुधांशु, इंदु, विधु, शशि, कलाधर, निशाकर, रजनीश, तारापति, मृगांक, हिमकर, राकेश, सोम, चंद्र, निशानाथ, मयंक, कलानिधि, सुधाकर और सारंग। आगे जो है अन्य विकल्पों पर विचार करते हैं। गरुण, गरुण का पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? खगपति, सुपर्ण, खगेश, पन्नारी, उर्गारी और वातनेय। चोर के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? खनक, कुंभिल, मोसक, रजनीचर, तस्कर और दस्यु। बादल के पर्यायवाची शब्द घन, मेघ, घटा, अम्बुधर, अम्बुद। ये सभी जो है बादल के पर्यायवाची हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे। सिंह या शेर का एक पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा एक सिंह का पर्यायवाची
शब्द नहीं है। तो हरि ये सिंह का पर्यायवाची होता है, सारंग भी होता है, केसरी भी होता है, लेकिन वारण जो है ये सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अब ये जो वारण है ये किसका पर्यायवाची है? वारण जो है हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। फिर सिंह के जो है अन्य पर्यायवाची शब्द देखते हैं। शार्दुल, वनराज, मृगपति, ललित, केहरि, केशी, मृगेंद्र, व्याघ्र, महावीर, ये सभी जो है सिंह या शेर के पर्यायवाची हैं। वारण का जो हमने जिक्र किया था ये हाथी का पर्यायवाची शब्द है। हाथी के अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? गज, हस्ती, द्वीप, वारण, वसुंदर, करी, कुंजर, दंती, कुंभी, वितुंडा, मतंग, नाग, द्विरद, सिंधुर, गयंद, कलब, सारंग, मतगंज, मातंग, हरि, वज्रदंती और सुंडाल, ये सभी जो है हाथी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हरि जो है हाथी में भी आता है और सिंह में भी आता है, क्योंकि ये क्या है, एक अनेकार्थी शब्द है। और सारंग भी जो है सिंह के पर्यायवाची में भी आता है और हाथी के पर्यायवाची में भी आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन और कारण के रूप में ये प्रश्न है। कम से कम शब्दों में अधिकाधिक अर्थ को प्रकट करने के लिए वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। तो कथन कैसा है? बिल्कुल ठीक कथन दिया हुआ है। ऐसे शब्दों के प्रयोग से वाक्य रचना में सुंदरता, संक्षिप्तता तथा गंभीरता आ जाती है। इसका कारण भी सही दिया है। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। कुछ उदाहरण देते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के। जो कहा ना जा सके वो क्या है? अकथनीय हो जाएगा। किसी बात पर बार बार जोर देना यानी आग्रह करना, इस लोक से संबंधित जो होता है उसको इहलौकिक कहते हैं। उत्तर व पूर्व के बीच की दिशा जो होती है उसको ईशान कहते हैं। दूसरे के खाने से बची हुई वस्तु क्या होती है? उच्छिष्ट कहलाती है। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले तो इसको ऊहापोह कहते हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसको ऐषणा कहते हैं। और इंद्रियों को भ्रमित करने वाला जो होता है उसको हम ऐन्द्रजालिक कहते हैं। इसके अलावा सांप, बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय से मंत्रों को झाड़ने वाला जो होता है उसको क्या कहा जाता है? ओझा कहा जाता है। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? औरस कहते हैं। सुंदर बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या है? सुकेसी। सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका के लिए सुस्मिता। सुंदर गले वाली नायिका, गले को क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं, तो इसीलिए इसका जो है क्या है? सुग्रीवा हो गया। सुंदर तथा बड़े वाली स्त्री को केसिनी कहते हैं। और सुंदर आँखों वाली नायिका के लिए एक शब्द है सुलोचना या सुनयना। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्म में तत्पर रहने वाला, ये एक वाक्यांश दिया हुआ है आपको। इस वाक्यांश के लिए हमको एक शब्द बताना है। तो जो कर्म में हमेशा तत्पर रहता है यानी कर्म करने में हमेशा आगे रहता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्मठ। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अन्य विकल्प जो दिए थे, कट्टर किसके लिए प्रयोग करते हैं? जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो वो कट्टर होता है। किंग कर्तव्य विमूढ़, अपने काम के बारे में कुछ निश्चय ना कर पाने वाला, यानी ऐसी स्थिति में फंस जाना जब वो किसी भी जो है प्रकार का अपने कर्म के बारे में डिसीजन ना ले सके, निर्णय ना ले सके, तो ऐसे व्यक्ति को हम किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। तटस्थ वो होता है जो किसी भी गुट में ना हो, जिसको हम इंग्लिश में जो है कॉमनली क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें से एक ही शब्द जो है तत्सम है, वो शब्द कौन सा है? तो पूरब आप जानते हैं ये बिल्कुल भी तत्सम नहीं है, तद्भव है। प्रगट भी तद्भव है, फागुन भी तद्भव है। प्रकट शब्द जो है ये क्या है? तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होता है? प्रगट होता है। अन्य शब्दों पर विचार कर लेते हैं। पूरब क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होगा? पूर्व होगा। फागुन का जो है तत्सम क्या हो जाएगा? फाल्गुन हो जाएगा। इसी प्रकार आंवला के लिए आमलक का प्रयोग करेंगे तत्सम में। आंसू का तत्सम क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। और आँख का तत्सम हो जाएगा अक्षी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विकल्प शेष 3 विकल्पों से भिन्न है।
तो उस भिन्न विकल्प का हमको पता लगाना है। अब इसको आप समझिए कि किस दृष्टि से ये भिन्न हो सकता है। यहाँ पर क्या दिया है, मातुल, उसके बाद मित्र दिया है, यमुना दिया है और जुगत दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो मातुल, मित्र और यमुना ये क्या है, ये सभी क्या है, तत्सम शब्द हैं। और ये जुगति कैसा शब्द है, ये तद्भव शब्द है। जुगति का जो है तत्सम क्या होगा, जुगति का तत्सम होगा युक्ति। तो इस प्रकार से जुगति जो है भिन्न शब्द है। जितने भी विकल्प दिए थे उन पे विचार कर लेते हैं। मातुल जो तत्सम है ये किसके लिए प्रयोग होता है, मामा के लिए। मामा जो है क्या है, तद्भव शब्द है। इसी प्रकार से जमुना तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा, यमुना होगा। मीत जो तद्भव शब्द है इसका तत्सम मित्र होगा और जुगति का जो है तत्सम क्या होगा, युक्ति होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में वर्णित उपाधियों के अंत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमको बताना है। तो अनुच्छेद 18 में आप जानते हैं क्या दिया है, उपाधियों के अंत के बारे में दिया है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है इसको हम जो है वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा कोई भी उपाधि नहीं प्रदान करेगा। तो ये कैसा कथन है, ये बिल्कुल सही है। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ये भी कथन बिल्कुल सही है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री इनको उपाधियां नहीं माना गया है, ये भी जो है कैसा है, ये बिल्कुल सही कथन दिया है। और इसके उल्लंघन के संदर्भ में संसद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 के तहत एक अधिनियम बनाया है। तो क्या ऐसा अधिनियम एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल नहीं करता है, इसलिए डी ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। विकल्प डी गलत है क्योंकि संसद ने अभी तक इस विषय के लिए कोई भी अधिनियम नहीं बनाया है। संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत जो कि समता के अधिकार के अंतर्गत आता है, इसका प्रावधान किया गया है। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ एक बहुत ही फेमस केस हुआ था 1996 में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री अलंकरण अनुच्छेद 1 में प्रयुक्त उपाधि शब्द के दायरे में नहीं आते हैं क्योंकि इनका प्रयोग अलंकृत व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 18 के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है, उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 18(1) पहला सेक्शन जो है उसमें क्या कहा गया है, राज्य, सेना या विद्या, विद्या का मतलब यहाँ पर एकेडमिक उपाधियों की बात हो रही है, संबंधित सम्मान के सिवा कोई भी उपाधि नहीं प्रदान करेगा। 18(2) में क्या कहा गया है, कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। 18(3) में कहा गया है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति सहमति के बिना नहीं धारण करेगा, यानी राष्ट्रपति की सहमति लेना इस केस में बहुत ही आवश्यक है। 18(4) में क्या कहा गया है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, किसी विदेशी राज्य से उपहार, भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति के बिना सहमति के स्वीकार नहीं करेगा। तो ये जो है डिटेल हो गया अनुच्छेद 18 का। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिक के विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रबंध लगाया गया है। तो इनमें से कौन सा ऐसा विषय है जो इसमें शामिल है, यानी किन मामलों में युक्ति युक्त प्रबंध अभिव्यक्ति एवं विचार की स्वतंत्रता पर राज्य लगा सकता है। लोक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, अवांछनीय आलोचना। तो इसमें से कौन सा इसके अंतर्गत शामिल है, लोक व्यवस्था के बारे में, यानी कि अगर कोई पब्लिक ऑर्डर गड़बड़ हो रहा है किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी के कारण तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर भारत की संप्रभुता एवं अखंडता पर कोई आंच आ रही है, कोई समस्या हो रही है, तब भी जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रबंध राज्य लगा सकता है। तो इन दोनों केस में ये संभव है। लेकिन अगर अवांछनीय आलोचना का मामला है तो राज्य जो है इस पर कोई भी प्रतिबंध
नहीं लगा सकता है। तो इस प्रकार इसमें विकल्प क्या सही होगा, 1 और 2, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। थोड़ा डिटेल में इसको समझ लेते हैं। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध में अवांछनीय आलोचना शामिल नहीं है। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, जो 2004 का एक प्रसिद्ध मामला है, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। यानी ध्वजारोहण जो है ये प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में। और अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लवण या नमक, यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, साल्ट कहेंगे, साल्ट के घोल की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति किस आधार पर बताई जा सकती है। तो अगर हमको साल्ट जो है अम्लीय है या क्षारीय है, तो इसके लिए हम किस तरह के मेथड यूज कर सकते हैं, लवण सम्मिश्रण के विभाजन से और लवण के जलीय संलयन से। तो दोनों ही जो है बिल्कुल सही मेथड हैं। लवण सम्मिश्रण के विभाजन और लवण के जलीय संलयन से हम पता लगा सकते हैं उसकी प्रकृति का कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो इस प्रकार जो है 1 व 2 दोनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं। नमक या लवण के घोल की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति को जलीय संलयन व उसके विभाजन दोनों के ही आधार पर बताया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि जलीय संलयन का जो यहाँ पर अर्थ है वो है पानी के कारण यौगिक का विभाजन, जिसको हम जलीय विघटन भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, ऐसे लवण का नाम बताइए जिसका जलीय घोल नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। तो नीला लिटमस अगर लाल में बदल रहा है तो इसका क्या मतलब है, किस तरह का जो है वो घोल होना चाहिए या जो है केमिकल होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। एसिडिक में लिटमस जो है नीले से लाल हो जाता है। अब इसमें आप उत्तर बताइए, वो अमोनियम सल्फेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है, सोडियम एसीटेट है या सभी हैं इनमें से। तो इसमें से अम्लीय क्या है, अमोनियम सल्फेट है। अमोनियम सल्फेट जो है जब इसको लिटमस टेस्ट करेंगे तो लिटमस जो है नीले रंग से लाल हो जाएगा क्योंकि ये एसिडिक होता है। अब ये लिटमस जो है इसको याद रखिएगा, कभी कभी हमको लगता है कि हमको पता है लेकिन ये बहुत बेसिक चीज़ है जो हम लोग कक्षा 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी जो है ये हम भूल जाते हैं। तो लिटमस के बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ पर देखते हैं। मूल रूप से एक ऐसा होता है बैगनी रंग का एक जो है पिगमेंट होता है जो प्राकृतिक रूप से लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ये प्रयोगशाला में अम्लों और क्षारकों के परीक्षण के लिए लाल तथा नीले लिटमस विलयन अथवा लिटमस पत्र के रूप में, इसको हम लिटमस पेपर कहते हैं, लिटमस पेपर के रूप में इसका प्रयोग होता है। अब लिटमस पत्र जो होता है ये 4.5 से कम पीएच मान पर तथा 8.3 से अधिक पीएच मान पर रंग परिवर्तन कर सकता है। 4.5 का मतलब क्या हो गया, 4.5 मतलब जो है एसिडिक पीएच स्केल पे, और 8.3 का मतलब जो है एल्कलाइन, यानी 7 से ऊपर जो होता है वो एल्कलाइन होता है, 7 से नीचे होता है वो एसिडिक होता है, और जो 7 पीएच होता है उसको हम न्यूट्रल मानते हैं। तो अम्लीय या एसिडिक विलयन नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, और अर्थात ये 4 पॉइंट से कम के पीएच मान को प्रदर्शित करता है। इसके उल्टा जो है अगर देखें तो क्षारीय विलयन अगर होगा, यानी कोई अल्कलाइन सॉल्यूशन आपके पास है, तो लाल लिटमस कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अर्थात ये 8.3 से अधिक पीएच मान को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर बिल्कुल एक क्लियर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर एसिड है तो क्या होना चाहिए, जो नीला लिटमस है ब्लू है वो किस में बदल जाएगा, रेड में बदल जाएगा, और अगर एल्कलाइन है तो एल्कलाइन क्या होगा, रेड लिटमस जो है वो किस में बदल जाएगा, ब्लू में बदल जाएगा। ये याद रखेंगे तो कभी लिटमस से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ परियोजनाएं दी हैं, नदी परियोजनाएं, और कहाँ पर स्थित हैं, उनके राज्य दिए हुए हैं, इसका हमको यहाँ पर सुमेलन करना है। तो एक एक को हम देखते हैं। जवाहर सागर परियोजना कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। जायकवाड़ी परियोजना कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। दुल्हस्ती बहुत ही मशहूर है, विवादित भी रहा है काफ़ी, ये कहाँ पर है,
जम्मू एंड कश्मीर में है। और नाथपा झाकरी परियोजना ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यानी सभी सुमेलित हैं और ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब इनके बारे में, नदियों के बारे में भी जानना है, कभी कभी नदियों से मिलान आ जाता है। तो जवाहर सागर जो परियोजना है ये चंबल नदी पर स्थित है, राजस्थान राज्य में। जायकवाड़ी परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर स्थित है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। और नाथपा झाकरी परियोजना ये सतलज नदी की परियोजना है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो आपको परियोजना का नाम, नदी का नाम और साथ में प्रदेश, ये तीनों ही पता होना चाहिए जब आप किसी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़ रहे हों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में नहीं है? तो उड़ीसा में कौन कौन से हैं? चिल्का झील अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है, बिल्कुल ठीक है। नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर जो कि एक अभ्यारण्य भी है, ये कहाँ पर है? ये भी उड़ीसा में है। डाम्फा या दम्फा आपने पढ़ा होगा, ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये मिजोरम में है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में है, ना कि उड़ीसा में। कुछ और परियोजनाएं देखते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। नागरहोल राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य कहाँ पर है? कर्नाटका में है। कुगती या कुगटी भी कहीं कहीं लिखा पढ़ेंगे आप, ये कुगटी वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? हरियाणा में है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खानवा के युद्ध का मुख्य कारण बाबर की भारत में साम्राज्य करने की लालसा थी। तो क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। खानवा के युद्ध में जो है बाबर का यही मकसद था। पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कैसा कथन है? गलत कथन है, क्योंकि बाबर ने जो गाजी की उपाधि धारण की थी वो पानीपत के युद्ध में ना होके कहाँ पर थी? खानवा के युद्ध में जो है धारण की थी। बाबर ने मुबीयान नामक एक पद्य शैली का विकास किया था, तो ये भी बाबर से संबंधित सही कथन है। और उसके बाद जो है बाबर ने रसाले उसज की रचना की थी, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो 19 का हमारा सही उत्तर क्या हो गया? सी। 1, 3 और 4 सही हैं, दूसरा कथन यहाँ पर गलत है। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। 1927 में खानवा का युद्ध जो हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच। इस युद्ध का प्रमुख कारण बाबर द्वारा भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित करने की मंशा थी। बाबर ने खानवा युद्ध में विजय प्राप्ति के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी। इसके बाद बाबर ने जो है मुबीयान नामक एक पद्य शैली का विकास किया था और बाबर ने खते बाबरी कहे जाने वाली रिसाले उसज नामक एक रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। नासिर अमीर उल मुमिनिन ये उपाधि किस सुल्तान के द्वारा धारण की गई थी? तो नासिर अमीर उल मुमिनिन उपाधि जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा धारण की गई थी। और नासिर अमीर उल मुमिनिन की उपाधि अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करने के पश्चात धारण की थी। अगला प्रश्न कंप्यूटर संबंधित है। कंप्यूटर से संबंधित उस यूनिट का नाम बताइए जो कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है, तथा कंप्यूटर के सारे भाग जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेज, प्रोसेसर इत्यादि के बीच जो है तालमेल बैठाता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो इस यूनिट को हम क्या कहेंगे? इसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाकी यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये क्या होता है? इसका उपयोग अंकगणितीय या तार्किक गणना में किया जाता है। मेमोरी यूनिट डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। आउटपुट यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू से डेटा प्राप्त करके उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर बंद करने पर रैम क्या? RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी में संग्रहीत सभी सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। कैसा कथन है? बिल्कुल सही कथन है। कंप्यूटर बंद रहने पर ROM रीड ओनली मेमोरी में सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। ये भी कैसा कथन है? बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर कैसे हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी 1 और 2 दोनों ही सही हैं।
अब थोड़ा सा कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कंप्यूटर स्मृति या मेमोरी दो भागों में बटी होती है। पहले को हम क्या कहते हैं, रैम कहते हैं, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। दूसरे को हम रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। अब रैम जो होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको फिर से दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है डायनेमिक रैम और दूसरा होता है स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम को अपने डाटा को बनाए रखने के लिए प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए, जबकि स्टैटिक रैम जो है ऐसा करने की उसे आवश्यकता नहीं होती है। और जो रैम होती है ये कैसी होती है, परिवर्तनशील, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, वोलाटाइल टाइप की आप मेमोरी होती है ये। रोम की बात करते हैं, ROM, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। इसमें संग्रहित सूचना को केवल पढ़ा जा सकता है, इसीलिए इसको रीड ओनली कहते हैं और उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी जो रोम में सूचनाएं होती हैं वो स्टोर रहती हैं, कभी भी नष्ट नहीं होती हैं। जबकि रैम क्या है, एक कार्यकारी स्मृति होती है और ये तभी काम करती है जब कंप्यूटर ऑन होता है या क्रियाशील होता है। कंप्यूटर को बंद करने पर रैम में संग्रहित सभी सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। सूचना संग्रहित करने के लिए ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करने वाली मेमोरी को स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसको यानी SRAM के नाम से हम जानते हैं। ये क्या होती है, एक अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर मेमोरी है जो SRM के आंकड़ों को निर्माण को बताता है। ये एक अस्थायी मेमोरी है जिसे संचालित नहीं किया जाता है, वह स्वयं डेटा खो देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सबका साथ सबका विकास। ये एक फेमस बुक है जो मोदी जी के कार्यकाल के ऊपर लिखी गई है। तो ये किसने लिखी है ये बताना है। उन्होंने लिखी है यानी नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने लिखी है, विजय प्रताप सिंह या आभास मालदहियार ने लिखी है। तो इसका सही उत्तर क्या है, विजय प्रताप सिंह। सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तक जो है विजय प्रताप सिंह के द्वारा लिखी गई है। कुछ नई पुस्तकें जो अभी चर्चा में है उन पे बात कर लेते हैं। डेमोक्रेसी ऑन द रोड, ये किसने लिखी है, रुचिर शर्मा ने लिखी है। डेवलपमेंट डायनेमिक्स ऑफ ए हिमालयन स्टेट, ये पुस्तक किसने लिखी है, प्रोफेसर RR नौटियाल और राजलक्ष्मी दत्ता ने लिखी है। द कजिन्स ठाकरे, उद्धव राज एंड द शैडो ऑफ देयर सेनाज, ये किसने लिखी है, काफ़ी चर्चित पुस्तक है, धवल कुलकर्णी की बुक है ये। ललिता आफ्टर शास्त्री जी, ललिता आप जानते हैं शास्त्री जी की पत्नी का नाम है, ये लिखी पुस्तक संजय पति तिवारी ने। एंड्स अमॉन्ग एलिफेंट एंड अनटचेबल फैमिली एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये लिखा है सुजाता गिडला ने। भारतीय खेल वार्तालाप और प्रतिबंब, ये पुस्तक लिखी है विजयन बाला ने। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया, ये लिखी है शशि थरूर ने। लालू लीला, ये किसने लिखी है, सुशील कुमार मोदी ने। माई सेडिसियस हार्ट, ये पुस्तक लिखी है अरुंधति रॉय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, ये किस राज्य से संबंधित है, काफ़ी चर्चा में रही है, निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना जो है किससे संबंधित है, उत्तराखंड राज्य की ये योजना है। राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर दाल उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, जिन प्राप्तियों को लौटाने का दायित्व सरकार के ऊपर नहीं होता है उससे क्या कहते हैं, राजस्व प्राप्ति कहते हैं। कैसा कथन है ये, बिल्कुल सही कथन है ये, क्योंकि हमको सारे सही कथन इसमें बताने हैं। जिन प्राप्तियों को लौटाने का दायित्व सरकार के ऊपर होता है उसे कैसा कहते हैं, कैपिटल गेन कहते हैं, पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं और उपरोक्त दोनों प्राप्तियों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक प्राप्ति कहते हैं। अगला प्रश्न जो कि GST से संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2014 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। ये विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद के गठन का अवसर प्रदान करता है। कैसा कथन है ये भी कथन बिल्कुल सही है। GST ने उत्पाद शुल्क, सेवा कर जैसे केंद्रीय करों तथा वैट, खरीद कर, मनोरंजन कर जैसे राज्य स्तरीय करों का स्थान लिया है। तो ये भी कथन सही है, GST इसी उद्देश्य से लाया ही गया है। अल्कोहल और पेट्रोलियम को छोड़कर सभी वस्तुओं को
और सेवाओं को जीएसटी के दायरे में शामिल किया गया है। ये भी कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्कोहल और पेट्रोलियम इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी तीनों ही कथन जो है इसके बारे में सही हैं। जीएसटी के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। 6 मई 2015 को लोकसभा में जीएसटी को पारित किया गया था, और ये विधेयक कब का था? 2014 का था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू किए जाने हेतु 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, जो कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कानून बना। यानी अगर केवल आपसे विधेयक की बात की जाएगी तो आपको बताना होगा कि 122वां विधेयक था, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम, जब ये अधिनियम बन गया तो ये कौन सा अधिनियम बना? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में ये लागू हुआ। संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 279A, जो जीएसटी परिषद के गठन का प्राविधान करता है। इसकी स्थापना, यानी किसकी स्थापना? जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल की स्थापना 15 सितंबर 2016 को हुई थी। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है इस तरह का प्रश्न। आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2018 को पहला जीएसटी दिवस मनाया गया था, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था देश में, और 1 वर्ष पूरा होने पर 1 जुलाई 2018 को पहला जीएसटी दिवस मनाया गया था। तब से लगातार जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। जीएसटी से बाहर जो जो चीज़ें रखी गई हैं तो वो क्या है? मानवीय खपत के लिए जो नशीली शराब है उस पर लगने वाला कर, 5 पेट्रोलियम एवं पेट्रोल उत्पाद जिसमें अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन शामिल है, इस पर जो कर है, लेकिन ये क्या है? अस्थायी प्रावधान है। सेवा कर, सर्विस टैक्स हो गया, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार एवं उपकर, ये सभी जो है जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में वर्गीकृत किया गया है? यानी जो उत्तर प्रदेश का फिजिकल डिवीजन है, भौतिक विभाजन है, वो कितने प्रकार से किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश को जो है भौगोलिक भौतिक विभाजन जो है 3 जो है भागों में किया गया। ये कौन कौन से 3 भाग हैं? तराई का प्रदेश उत्तर प्रदेश में, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी प्रदेश। इन 3 जो है भौगोलिक विभागों में उत्तर प्रदेश को भौतिक रूप से विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कितना कम है? तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको पहली चीज़ उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात पता होना चाहिए और राष्ट्रीय लिंगानुपात भी पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय औसत यानी भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। उत्तर प्रदेश का कितना है? 912 है। अब इसको घटा दीजिए, कितना प्राप्त हुआ आपको? 31। यानी इसका सही उत्तर क्या है? 31। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। वर्ष 2001 की तुलना में 2001 में कितना लिंगानुपात था? 898 था। वर्ष 2011 में प्रदेश का लिंगानुपात में सुधार आया है। 2011 में कितना हो गया है? 912 हो गया है, यानी 14 अंकों की वृद्धि हुई है। अगर इस तरह से आपसे तुलना पूछ ली जाए कि 2001 के मुकाबले 2011 में कितना सुधार हुआ है, तो +14 की बढ़ोतरी हुई है। आगे चलते हैं, लिंगानुपात में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो हम न्यूनतम 5 लिंगानुपात वाले राज्य देखते हैं भारत के। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा का 879 है। जम्मू कश्मीर का 889 है। सिक्किम का 890 है। पंजाब का 895 है। उत्तर प्रदेश का 912 है। यानी अगर नीचे से गिनती की जाए न्यूनतम में, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। उसके बाद सबसे बेहतर लिंगानुपात हम नापते कैसे हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है, उसकी दर होती है, उसको हम लिंगानुपात कहते हैं। तो सबसे बेहतर लिंगानुपात वाले 2 राज्य कौन से हैं? एक तो केरल हो गया जिसका 1084 है, और दूसरा कौन सा है? तमिलनाडु जिसका 996 है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में आपसे पूछ लिया जाए तो पुद्दुचेरी का सबसे अधिक है लिंगानुपात केंद्र शासित में, जिसका 1037 है। सबसे कम लिंगानुपात वाले 2 केंद्र शासित राज्य कौन कौन से हैं? दमन द्वीप जो है कितना है इसका? 618 है, और दादर नागर हवेली 774 है। ये सभी डाटा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। इसके बाद 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अधिकतम शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात दोनों ही कहाँ पर है?
केंद्र शासित प्रदेशों को अगर देखा जाए तो वो पुदुचेरी में है। यानी अधिकतम शहरी लिंगानुपात कहाँ पर है? पुदुचेरी में 1028, और अधिकतम ग्रामीण लिंगानुपात भी केंद्र शासित प्रदेशों में कहाँ पर है? 1042। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? चंडीगढ़, जहाँ का कितना है? 690 है। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? 551 है, किसका? दमन द्वीप का। तो ये सभी डाटा बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? मेघालय 972 और नागालैंड 979। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान प्रश्न है, निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन्स में, जो कि फ्रांस में स्थित है। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। इसका मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष किम जोंग यांग हैं और वर्तमान में इसमें कुल 192 सदस्य देश हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कुल कितने सदस्य देश हैं, और इसका जो अंतिम सदस्य जुड़ा था यानी 192वां सदस्य था वो कौन सा था? फिलिस्तीन है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व डेंगू दिवस यानी वर्ल्ड डेंगू डे कब मनाया जाता है? तो इसका विकल्प आपके सामने है 20 मई, 12 अगस्त, 16 मई या 18 दिसंबर। तो विश्व डेंगू दिवस जो है ये 16 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो मित्रों, आज हमने जो है 30 प्रश्नों को इस प्रकार सॉल्व किया, और जो भी वीडियो देखिए उसको रिवाइज ज़रूर करिए कम से कम 2 बार, जिससे जो भी फैक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाएं। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने पुरानी सीरीज को नहीं देखा है, तो सारे वीडियोस को आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जो है सब क्रमबद्ध तरीके से हैं, जिससे आपको कई सारे प्रश्न, कई सारे नए तथ्य जो है याद हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आप अगर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप जो है कम से कम 55+ मार्क्स सिक्योर कर सकें, तो आपके लिए एक रामबाण सॉल्यूशन है, जो कि ये PDF है। ये PDF जो है आपको ई बुक के फॉर्म में प्राप्त होगी। इसका आप प्रिंट स्वयं निकलवा सकते हैं, क्योंकि इसका प्रिंट हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाना संभव नहीं है। अब ये PDF जो है इस तरह से आप प्रिंट निकलवाएंगे, लगभग 157 पेज की ये जो है PDF है, लेकिन इसमें हिंदी के पूरे 6 टॉपिक, जो पूरे 6 टॉपिक होते हैं, तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द जो है, ये सभी जो है इसमें आपको क्रमबद्ध रूप से मिलेंगे। और ये पूरा इस तरह से लिखा गया है, सारे प्रामाणिक स्रोत, जितनी भी अच्छी और मानक किताबें हैं उनसे, बाकी जो अन्य प्रामाणिक जो है शब्दकोश हैं और जितने भी सोर्सेज हैं, सबसे संकलित करके जो है इस ई बुक को तैयार किया गया है। और ये PDF फॉर्म में अवेलेबल है, ईजिली आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जो है लिंक इस तरह से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं प्राप्त हो रही, कोई समस्या आ रही है, तो ये जो है कॉन्टेक्ट नंबर है 9506742546। इस पर आप जो है एक बार फ़ोन कर लीजिए या RO हिंदी PDF लिख के भेज दीजिए, तो उधर से आपको जो है लिंक और सारी जानकारी दे दी जाएगी। अब ये PDF जो है थोड़ा सा इसको देख लीजिए किस तरह की दिखती है, और इसका जो सैंपल PDF है, जिसमें 10-15 पन्ने जो है प्रदर्शित करने के लिए आपको दिया जा रहा है सैंपल के रूप में, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां से डाउनलोड करके उसको डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तो इस तरह से जो है इसमें आप देखेंगे तो जो है पहले पन्ने पर जो है सारा जो है ब्यौरा दिया है कि कौन कौन से टॉपिक हैं और किस पेज नंबर पे मिलेंगे। उसके बाद जो है जैसे ये तत्सम तद्भव है, तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले जो है जितने भी तत्सम तद्भव के बारे में बेसिक जानकारियां हैं और जो नियम हैं, जो मानक नियम है कि कौन से शब्द तत्सम है, कौन से तद्भव हैं, उन सबको डिस्कस किया गया है। इसी तरह से जो है ये पूरी PDF डिजाइन की गई है। फिर आप देख सकते हैं दूसरा टॉपिक विशेष एवं विशेषण। तो विशेष एवं विशेषण के जितने प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, उनमें क्या भेद होता है और किस तरह से उसको हम जो है पहचान सकते हैं, सारी चीज़ें जो आपको ये ज़रूरी हैं सब यहाँ पर दी गई है। तो ये बुक है, भले हम इसको प्रिंट नहीं करा पाए, लेकिन जो है आपको PDF के फॉर्म में दी जा रही है, जिससे आप जो है चाहें तो उसको प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं, या जो है आप ऐसे ही इसका इस्तेमाल जो है PDF से डायरेक्ट पढ़ने में कर सकते हैं।
तो और कोई भी जानकारी चाहिए तो आपके सामने ये नंबर दिया है 9506742546। आप इस पे कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप जो है एक गंभीर अभ्यर्थी के रूप में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप उसमें अच्छे से अच्छा जो है इस बार स्कोर करें, तो आप हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ जाइए। क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो है बेसिकली एक टेस्ट सीरीज है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज जो है केवल क्वेश्चन आंसर वाली टेस्ट सीरीज नहीं है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पीडीएफ में पूरा नोट्स दिया जाता है, जो कि क्वेश्चन की व्याख्या में लिखा जाता है। अब ये नोट्स किस तरह के हैं, इसके लिए आप जो है सबसे पहले हमारे टेस्ट सीरीज की जो है सैंपल पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं प्राप्त होता है तो आपको इसी नंबर पर ज्वाइन आरओ लिखना है और व्हाट्सएप कर देना है किस पर, 9506742546 पर। उधर से पूरी प्रक्रिया और पीडीएफ फाइल का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। तो समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने के लिए इससे बेहतर विकल्प आपके पास कोई नहीं है। आप चाहें तो जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं।